यूनियन एजेंसी फॉर लॉ एनफोर्समेंट कोऑपरेशन, ये 1998 में बनी। हेग नेदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है और इट्स ऑपरेशंस आर रिस्ट्रिक्टेड टू यूरोपियन यूनियन। यूरोपोल के जो ऑपरेशंस हैं वो यूरोपियन यूनियन तक महदूद हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इंटरपोल की, अ वेरी फेमस ऑर्गेनाइजेशन, बहुत अहम है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इंटरपोल नाइनटीन 98 में बेटा रजब खान न्यादी 1998 में। इंटरपोल 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 इंतहाई मशहूर होने के साथ दुनिया की सबसे मिसपरसीव्ड ऑर्गेनाइजेशन है। इंटरपोल है क्या और लोगों का इसके बारे में इंप्रेशन क्या है, ये टोटली 180 डिग्री का डिफरेंस है। लोग इंटरपोल को पुलिस समझते हैं, जबकि इंटरपोल हरगिज पुलिस नहीं है। लोग समझते हैं कि इंटरपोल किसी शख्स को गिरफ्तार कर सकती है, जबकि ऐसा हरगिज नहीं है। लोग समझते हैं कि इंटरपोल अरेस्ट कर सकती है, जबकि इंटरपोल के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है। इंटरपोल का ये इमेज बुनियादी तौर पे मूवीज की वजह से डिस्टॉर्ट हुआ है। लोगों को ये जो इंप्रेशन आया कि ये कोई एक सुपर नेशनल पुलिस है, जबकि ऐसा हरगिज नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर मुझसे कोई पूछे कि इंटरपोल को आप कैसे डिफाइन करेंगे, हाउ वुड यू इलैबोरेट इंटरपोल, तो बेशक लिखना चाहे तो लिख लें कि इंटरपोल इज एन ऑर्गेनाइजेशन which provides a platform for sharing of information, मैं रिपीट कर रहा हूं, for sharing of information. Interpol is an organization which mainly provides a platform for sharing of information amongst the police organizations across the globe. इंटरपोल क्या है? इंटरपोल एक प्लेटफॉर्म देती है दुनिया की पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस को कि वो एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर कर सके। बात समझ आई? होता क्या है, इंटरपोल के 194 मेंबर्स हैं। देयर आर 194 members of Interpol. इंटरपोल कहता है कि दुनिया का हर मेंबर मुल्क इंटरपोल का
दुनिया के हर मुल्क में मुख्तलिफ पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस हैं। दुनिया के हर मुल्क में, जैसे पाकिस्तान में पुलिस है, एफआईए है, आपकी कोस्ट गार्ड्स है, आपकी नैब है, आपकी एंटी करप्शन है, आपकी एंटी नार्कोटिक्स फोर्स है। तो इतनी सारी पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इसी तरह हर मुल्क में एक से ज्यादा पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस होती है। तो पहली बात तो इंटरपोल अपने 194 मेंबर कंट्रीज से कहता है कि हर मेंबर मुल्क आपकी जितनी भी पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें से एक को हमारे लिए नॉमिनेट कर दें, जो हमारे साथ राब्ते में रहेगी। हम सिर्फ एक से राब्ता रखेंगे, बाकियों को हमारा कोई लेना देना नहीं होगा। हर मेंबर मुल्क सिर्फ एक अपनी पुलिस ऑर्गेनाइजेशन को इंटरपोल से कांटेक्ट के लिए नॉमिनेट करेगा। यहां तक बात क्लियर है? उबैद खुर्शीद साहब, आप अगर मेरी बात मुकम्मल कर लेने दें तो आपको समझना आसान हो जाएगा। आप अगर मुझे मुकम्मल कर लेने दें, इट विल बी बेटर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो इंटरपोल दुनिया के हर मुल्क से कहता है कि जनाब आप एक ऑर्गेनाइजेशन को नॉमिनेट करेंगे जो हमारे साथ राब्ते में रहेगी, जो हमारे साथ राब्ता करने के लिए ऑथोराइज्ड होगी, और उसके अलावा किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को हम एक्नॉलेज नहीं करेंगे। जिस पुलिस ऑर्गेनाइजेशन को इंटरपोल का मेंबर मुल्क नॉमिनेट करेगा उसको कहा जाएगा एनसीबी, नेशनल सेंट्रल ब्यूरो, एनसीबी। क्या कहा जाएगा? एनसीबी, नेशनल सेंट्रल ब्यूरो। जिस पुलिस ऑर्गेनाइजेशन को नॉमिनेट किया जाएगा उसको कहा जाएगा एनसीबी। लाइक पाकिस्तान ने एफआईए को इंटरपोल की फोकल ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के बिहाफ पे नॉमिनेट किया है। तो पाकिस्तान के लिए तो वो एफआईए है, लेकिन इंटरपोल की नजर में वो क्या है? पाकिस्तान के लिए तो वो एफआईए है, लेकिन इंटरपोल की नजर में क्या है? वो एनसीबी है। इसी तरह इंडिया ने अपनी सीबीआई को नॉमिनेट किया हुआ है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आप अगर इंडिया की मूवीज देखते हैं तो आपने देखा होगा कि वहां अक्सर सीबीआई का जिक्र होता है। तो इंडिया के लिए तो वो सीबीआई है, इंडिया के लिए तो वो सीबीआई है, लेकिन how many NCBs are working in Interpol? 194। हर मुल्क की एक एनसीबीज है। बस काम ही आपने आसान कर दिया। अब होता क्या है? लेट्स सपोज
ये पाकिस्तान है, ये इंडिया है, ये बांग्लादेश है, ये यूके है। अगर हमारे वजीर आजम साहब फ्रांस और जापान की सरहदें एक जैसी कर सकते हैं, एडजेसेंट डिक्लेयर कर सकते हैं, तो फिर मैं भी यूके को पाकिस्तान से एडजेसेंट डिक्लेयर कर सकता हूं। ये जनाब फ्रांस है, ये साउथ अफ्रीका है, ये जर्मनी है, उसके साथ ये जापान आ गया, और ये अमेरिका आ गया, और ये है इंटरपोल। दिस इज इंटरपोल, दरमियान में इंटरपोल है, इंटरपोल का हेडक्वार्टर है, दिस इज हेडक्वार्टर ऑफ इंटरपोल। पाकिस्तान को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, हमारी किसी पुलिस को, हमारी पंजाब पुलिस को इंफॉर्मेशन चाहिए कोई इंटरनेशनल लेवल पे, हमारी पुलिस को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए इंटरनेशनल लेवल पे, तो जनाब हमारी पुलिस, ये पाकिस्तान है, उस इंफॉर्मेशन के लिए इंटरपोल के हेडक्वार्टर को रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करेगी कि जनाब हमें ये इंफॉर्मेशन चाहिए। इंटरपोल का हेडक्वार्टर पाकिस्तान की वो उस रिक्वेस्ट को ये सारे दुनिया भर के एनसीबीज को रेफर कर देगा। जो रेफर करने का तरीका है उसको कहते हैं नोटिस, एक नोटिस इशू कर देगा। और जिस मुल्क के पास भी जो पाकिस्तान ने इंफॉर्मेशन रिक्वायर की थी मौजूद है, मिसाल के तौर पे वो इंफॉर्मेशन बांग्लादेश के पास मौजूद है, तो बांग्लादेश वो इंफॉर्मेशन इंटरपोल के हेडक्वार्टर के थ्रू पाकिस्तान को प्रोवाइड कर देगा। बात क्लियर है? शारिक इकबाल, अच्छा आप लोगों में से कुछ लोग बार बार आप लोगों के सवाल सुन के दो तीन बातें। एक तो आप लोग ऐसे लगता है कि इंटरपोल के बारे में बहुत जल्दी सब कुछ जानने के ख्वाहिशमंद है, तो जहां आपने अपनी उम्र के इतने 20, 22, 24, 25 साल जितनी भी आपकी उम्र है वो आपने इंटरपोल के बारे में सब कुछ जाने बगैर गुजारा कर लिया है, तो थोड़ा सा वेट और प्लीज कर ले, मेरी रिक्वेस्ट। आपकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको वैसे ही मिल जाएगी। मोहम्मद वसीम सजाद वलीद साजिद साहब, मोहम्मद वलीद साजिद साहब, मैंने आपसे पहले रिक्वेस्ट की कि इंटरपोल एनसीबी के अलावा किसी को नहीं जानता। इंटरपोल सिर्फ अपनी एनसीबी को जानता है। एक्चुअली जो एनसीबीज हैं वो एक इंट्रानेट के थ्रू कनेक्टेड है, एक नेटवर्क है, एक कम्युनिकेशन नेटवर्क है जिसके थ्रू ये कनेक्टेड है, और ये 24/7 है, यानी हर वक्त ये ऑन रहता है। अब जो कुछ लोग रिपीट कर रहे थे, रिपीट करने का मेरे ख्याल से मैंने कोई ऐसी टेक्निकल बात तो नहीं की, लेकिन मैं रिपीट कर देता हूं। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि पहली दफा ही ध्यान से सुनने की कोशिश करें, कोई इसमें ऐसी टेक्निकलिटी नहीं है। 194 मेंबर्स हैं, हर मेंबर की एक एनसीबी है, हर मुल्की ने अपनी एक पुलिस ऑर्गेनाइजेशन को इंटरपोल के लिए फोकल पर्सन नॉमिनेट किया हुआ है, फोकल ऑर्गेनाइजेशन नॉमिनेट किया हुआ है, जिसको एनसीबी कहते हैं। दुनिया में 194 एनसीबीज हैं। एक एनसीबी को जब कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो वो इंटरपोल के हेडक्वार्टर के थ्रू रिक्वेस्ट फ्लोट करती है। ये रिक्वेस्ट इंटरपोल के अपने इंट्रानेट, अपना जो उसका इंटरनेट है उसके थ्रू होती है, और इंटरपोल जब कोई एक मुल्क रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करता है तो इंटरपोल उस रिक्वेस्ट को एक नोटिस की शक्ल में दुनिया भर के ममालिक को, रेस्ट ऑफ द कंट्रीज को फॉरवर्ड कर देता है।
क्या इसमें कोई मुश्किल है? अवैस प्राचा साहब, ये देखिए उबैद कितना जबरदस्त मशवरा दे रहे हैं। आप लोग प्लीज थोड़ा सा होल्ड कर लें। आप लोग सीएसएस के इम्तिहान के लिए अपीयर हो रहे हैं। मैं आप लोगों से बार बार ये दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आप थोड़ा सा वेट कर लें। आपको आपके सवालों के जवाब जरूर मिलेंगे, थोड़ा सा होल्ड कर लें। अब जो कोई मुल्क रिक्वेस्ट करता है उसकी बेस पे इंटरपोल नोटिस इशू करता है, एंड देयर आर 8 नोटिस, 8 तरह के नोटिस हैं जो इंटरपोल की तरफ से इशू होते हैं। कितने नोटिस हैं? हाउ मेनी नोटिस? The first notice is called red notice. The first notice is called red notice. बेटा जो पहला नोटिस है उसका नाम रेड नोटिस है, जिसको गलती से रेड वारंट भी कहा जाता है। वारंट एक अथॉरिटेटिव डॉक्यूमेंट है जो कि कोई कोर्ट इशू कर सकती है, इंटरपोल वारंट इशू नहीं कर सकता। फर्स्ट इज कॉल्ड रेड नोटिस। लिख लें आप में से कोई, रेड नोटिस इज इशूड फॉर अ पर्सन required to be arrested in connection with a crime by the requesting country. अगर कोई शख्स किसी जुर्म में मतलूब हो, किसी क्राइम में रिक्वायर्ड हो, जिसको रिक्वेस्टिंग कंट्री अरेस्ट करना चाहता हो, तो उसके लिए रेड नोटिस इशू होता है। मिसाल के तौर पे समझें, अगर ये बात आप समझ गए तो आपको रेड इंटरपोल की सारी कहानी समझ आ जाएगी। पाकिस्तान से एक साहब कोई क्राइम कमिट करते हैं, कोई हीनियस ऑफेंस कमिट करते हैं और पाकिस्तान से बाहर भाग जाते हैं, पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं किसी तरह भी। हमारी पंजाब पुलिस को जब ये पता चलता है तो वो उस बंदे को वापस लाना चाहती है। आप में से कोई बात बता सकता है कि उस बंदे का, उसका नाम मिस्टर ए है, मिस्टर ए का रेड नोटिस इशू करवाने के लिए पंजाब पुलिस क्या करेगी? फर्स्ट स्टेप क्या होगा? व्हाट वुड बी द फर्स्ट स्टेप? एफआईए को रिक्वेस्ट जाएगी और एफआईए उस शख्स की तमाम डिटेल्स इंटरपोल के हेडक्वार्टर को भेज देगा और इंटरपोल उस बंदे की तस्वीर, उसका हुलिया, उसका कद, उसकी नेशनैलिटी के साथ एक रेड नोटिस इशू कर देगा। बल्कि मैं आपको एक रेड नोटिस दिखा देता हूं। मैं स्टूडेंट साहब को एक रेड नोटिस दिखा देता हूं।
ये मैं पाकिस्तान के कुछ रेड नोटिस इशू हुए हैं, ये मैं जनाब आपको दिखा देता हूँ। ये अभी 1 मिनट मुझे दें। ये देखें, ये देखें, ये लोग हैं पाकिस्तान के जिनके रेड नोटिस इशू हुए हैं। ये हनीफ दाऊद है, ये पाकिस्तानी है, इसका रेड नोटिस ये इशू हुआ है। और जनाब इसकी डिटेल अवेलेबल है। इसका नाम क्या है, फादर नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, गुजरात का रहने वाला है, फिजिकल डिस्क्रिप्शन क्या है, और जबानें कौन सी बोलता है, चार्ज इस पे क्या है, मर्डर का चार्ज है। यहां तक बात समझ आई स्टूडेंट्स? यहां तक कहानी क्लियर हुई? अब लेट्स सपोज ये जो जिस जिस बच्चे को हम देख रहे थे, हनीफ दाऊद को, ये घाना में है। लेट्स सपोज ही इज इन घाना। तो घाना में इंटरपोल का कोई नुमाइंदा है? इज देयर एनी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटरपोल इन घाना? कौन है? एन भाई एमसीबी नहीं, एनसीबी। अब अगर वो देखा जाए तो वो इंटरपोल की अपनी कोई इंप्लॉई नहीं है, वो उस मुल्क की ऑर्गेनाइजेशन, उस मुल्क की पुलिस है दैट इज कनेक्टेड विद द इंटरपोल। अब घाना की एनसीबी क्या करेगी? अगर उसके पास इस शख्स की डिटेल्स अवेलेबल है तो वो फौरी तौर पे वो डिटेल्स उसी इंट्रानेट के थ्रू पाकिस्तान की एनसीबी को ट्रांसमिट कर देगी, पाकिस्तान की एनसीबी को फराहम कर देगी। बेटा यहां तक क्लियर है? अब यहां इंटरपोल का चैप्टर क्लोज, इंटरपोल की कहानी खत्म। अब उस बंदे को वापस लाना इज अ मैटर बिटवीन टू गवर्नमेंट्स। ये अगला मामला दो हुकूमतों के दरमियान है कि वो उसे वापस लें या ना दें। वो एक्स्ट्राडिशन कहलाती है। कुछ मुल्कों के साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी होती है। क्या होती है? एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी। जैसे पाकिस्तान में एक कानून है एक्स्ट्राडिशन एक्ट 1972। पाकिस्तान में एक लॉ है जिसका नाम है एक्स्ट्राडिशन एक्ट 1972। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? अब उसको वापस लाना इंटरपोल का काम नहीं। नो, इट इज अ मैटर बिटवीन घाना एंड पाकिस्तान। अगर घाना की हुकूमत चाहे तो पाकिस्तान को दे दे। पाकिस्तान का दुनिया के 17 कंट्रीज के साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है। मुल्जमों की हवालगी का मुआहदा सिर्फ 17 कंट्रीज के साथ, इसके अलावा हमारा किसी के साथ मुआहदा नहीं है। लेकिन मुआहदा ना होने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप मुल्जिम वापस नहीं ले सकते। अगर ऑलरेडी एक एग्रीमेंट है, ट्रीटी है, तो मुल्जिम लाना आसान होता है। अगर ट्रीटी नहीं है तो फिर इट इज अपॉन द डिस्क्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट वेदर इट रिपेट्रिएट्स द या एक्स्ट्राडाइट द पर्सन रिक्वायर्ड और नॉट।
अली बेटा, मेरी ना रात बात होनी है इंटरपोल के चीफ से, मैं आपके कंसर्न उसे कन्वे कर दूंगा कि आप बहुत परेशान हैं। लेकिन बात यह है कि भाई मैं आपको पहले बता चुका हूं, इसका मतलब है आप मेरी बात सुन ही नहीं रहे। इंटरपोल इज नॉट अथोराइज टू अरेस्ट एनीवन। अब दो सूरतें हैं, अभी हम एक बंदे की बात कर रहे थे, गाना वाले की। अभी गाना की बात हो रही थी। दो सूरतें हैं। अगर घाना की हुकूमत उस शख्स को, पाकिस्तान को वापस करना चाहती है, तो घाना की हुकूमत उसे अरेस्ट करके पाकिस्तान को वापस भेज देगी। पाकिस्तान की लॉ एनफोर्समेंट को अलाउ करेगी कि वो वहां जाके उसे अरेस्ट करके वापस ले आए। अगर घाना कहता है कि नहीं, हम ये बंदा हमारे पास है, इसने हमारे पास पनाह ले ली है, या वी आर नॉट इंक्लाइंड टू एक्स्ट्राडाइट हिम, तो फिर वो उसे अरेस्ट नहीं करेंगे। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? बात समझ आई या नहीं आई? रेड नोटिस के बाद है येलो नोटिस। रेड नोटिस के बाद है येलो नोटिस। येलो नोटिस इज इशूड फॉर मिसिंग पर्सन। येलो नोटिस इज issued for missing persons suspected to have been taken outside the country. Red notice is issued for missing person suspected of being taken outside of country, suspected to have been taken outside the country. पाकिस्तान से एक बंदा नहीं मिल रहा, उसके घर वाले समझते हैं कि उसे किसी दूसरे मुल्क में अगवा करके ले जाया गया है। तो क्या हुआ कि पाकिस्तान ने उसका येलो नोटिस इशू कर दिया। पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की, इंटरपोल ने येलो नोटिस इशू कर दिया। येलो नोटिस दुनिया की एनसीबीज को चला गया। पता चला कि वो बंदा कीनिया में मौज मस्ती कर रहा है और छुट्टियां एंजॉय कर रहा है घर वालों को बताए बगैर। तो क्या होगा कि कीनिया की एनसीबी उसकी डिटेल्स पाकिस्तान की एनसीबी को प्रोवाइड कर देगी और पाकिस्तान की एनसीबी वो इंफॉर्मेशन उसके लीगल हेयर्स को बता देगी। अगर वो बंदा शादीशुदा है तो उसकी बीवी को बता दिया जाएगा कि वो उसने दूसरी शादी की हुई है और वो अपनी दूसरी बीवी के साथ कीनिया में छुट्टियां एंजॉय कर रहा है। बात समझ आई? उसके बाद है जी ब्लू नोटिस। येलो के बाद है ब्लू नोटिस। Blue notice is issued for the persons who are arrested, blue notice is issued for persons or organizations
who are arrested and additional information is required for them. उनके लिए कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए होती है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को। उबैद बेटा थैंक यू वेरी मच। ये जो लोग रिपीट का बार बार कहते हैं, लुक एट दोज जो आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं। और मैं आपको एग्जांपल देता हूं। पिछले दिनों एक फॉरेनर थी खातून, और उससे ड्रग्स बरामद हुई। हमारी एंटी नार्कोटिक्स फोर्स ने उससे ड्रग्स सीज की। अब एंटी नार्कोटिक्स फोर्स उसको इंटेरोगेट कर रही है, तो ड्यूरिंग इंट्रोगेशन पता चला कि कोई उसके इंटरनेशनल लिंक्स हैं। वो किसी इंटरनेशनल रैकेट का, इंटरनेशनल गैंग का हिस्सा है। तो पाकिस्तान क्या करेगा कि उसकी रिक्वेस्ट, उसकी इंफॉर्मेशन फ्लोट कर देगा। स्टूडेंट्स जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज। अच्छा, हम क्या बात कर रहे थे कि हाँ, वो खातून की बात कर रहे थे। तो लेट्स सपोज पाकिस्तान ने वो जो खातून, जो फीमेल ड्रग्स के साथ जिसको अरेस्ट किया गया, उसका ब्लू नोटिस इशू करवाया। तो लेट्स सपोज टर्की के पास ऐसा हुआ नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि टर्की के पास उसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मौजूद थी। वो आज से 5 साल टर्की में भी अरेस्ट हुई थी, और टर्की के में जब उसको इंटेरोगेट किया गया, उसने पाकिस्तान बताया उस वक्त कि मेरे पाकिस्तान में बहुत सारे लिंक्स हैं, पाकिस्तान में फलां बंदा जो है वो हमारे गैंग का हिस्सा है। तो फिर टर्की वो इंफॉर्मेशन उस खातून के बारे में पाकिस्तान को दे देगा। बात समझ आई? ब्लू नोटिस क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? उसके बाद है ब्लैक नोटिस। स्टूडेंट्स अजान हो रही है, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। अजान हो जाए तो कंटिन्यू करते हैं। हम क्या पढ़ रहे थे स्टूडेंट्स? ब्लू नोटिस कंप्लीट हो गया था स्टूडेंट्स। आपको ब्लू नोट्स की समझ आ गई? ब्लू नोटिस के बाद है ब्लैक नोटिस। आफ्टर ब्लू नोटिस देयर इज अ ब्लैक नोटिस। ब्लैक नोटिस क्या है? लेट्स सपोज हमारा कोई पुलिस वाला इस्लामाबाद में जा रहा था, उसे एक डेड बॉडी मिली जो कि किसी फॉरेनर की लगती थी। डेड बॉडी मिली जो किसकी थी? फॉरेनर की थी। तो जब उस डेड बॉडी से पूछा, भाई आप कौन हो, आइडेंटिफाई योरसेल्फ, तो डेड बॉडी डिडंट रिप्लाई। डेड बॉडी ने रिप्लाई नहीं किया। वो हमारा पुलिस वाला, उसने उस डेड बॉडी को उठाया और पुलिस स्टेशन में ले आया। उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं मिली। द डेड बॉडी कुड नॉट बी आइडेंटिफाइड। तो पाकिस्तान ने एक जिम्मेदार मुल्क होने का सबूत देते हुए आउट ऑफ ह्यूमन कंपैशन, इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे उस डेड बॉडी की पिक्चर भेज दी इंटरपोल को कि आप इसको सर्कुलेट कर दें पूरी दुनिया में। तो इंटरपोल उस डेड बॉडी का ब्लैक नोटिस इशू कर देगा, और वो ब्लैक नोटिस दुनिया भर के एनसीबीज को चला जाएगा। लेट्स सपोज उस बंदे का ताल्लुक फ्रांस से है, तो फ्रांस के एनसीबी को जब पता चलेगा
तो फ्रांस का एनसीबी पाकिस्तान की एनसीबी को बता देगा कि ये हमारा शहरी था, ये किसी काम की गर्ज से आपके मुल्क में नई हुकूमत ने कहा था कि यहाँ नौकरियां मिलेंगी, वो नौकरियां लेने पाकिस्तान आया और यहाँ बेचारा भूख से मर गया, तो आप इसकी डेड बॉडी को आप वापस फ्रांस भिजवा दें। गॉट माई पॉइंट स्टूडेंट्स? उसके बाद है जी ग्रीन नोटिस। जी बिल्कुल, अननोन डेड बॉडी, इट इज इशूड फॉर अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी। मेरे नोट्स में मैं आपको बता दूं कि टाइपिंग मिस्टेक्स हैं मेरे नोट्स में, जो नोटिसेस के बारे में लिखा हुआ है उसमें कुछ गलतियां हैं जो कि अब आपको करेक्शन के साथ मिल जाएंगी। देयर आर सर्टन मिस्टेक्स इन माय नोट्स विच विल बी करेक्टेड इंशाल्लाह। जब आपको रिवाइज वर्जन मिलेगा तो उसमें वो करेक्ट होंगी। उसके बाद है जी ग्रीन नोटिस। ग्रीन नोटिस green notice is issued for green notice is issued for persons who have committed a crime in one country and are likely to repeat it again in other countries. Is issued for persons who have committed crime in one country and are likely to repeat it in other countries. ग्रीन नोटिस उन लोगों के लिए इशू किया जाता है जिन्होंने कोई बहुत ही हीनियस ऑफेंस एक मुल्क में किया हो और ये खदशा हो कि वो किसी दूसरे मुल्क में भी ऐसा जुर्म कर सकते हैं। जैसे पाकिस्तान में खुदा न खास्ता किसी ने चाइल्ड अब्यूज या चाइल्ड पोर्नोग्राफी या कोई बैंक फ्रॉड किया किसी इंडिविजुअल ने या किसी गैंग ने, उनकी आइडेंटिटी तो पता चल गई लेकिन उन्हें पकड़ने से पहले ही वो रफू चक्कर हो गए और अब ये सस्पेक्ट किया जा रहा है कि वो किसी दूसरे मुल्क में जाके ऐसा घिनौना काम करेंगे, तो पाकिस्तान की हुकूमत उनकी डिटेल्स बता देगी, उनकी तस्वीरें, उनके हुलिये, उनकी शक्लें बता देगी, ताकि अगर वो दूसरे मुल्क के जो एनसीबीज हैं वो अलर्ट हो जाएं कि नमानगुल कोई भी जुर्म, अगर आप टेररिज्म को जुर्म समझते हैं तो वो भी इसी में फॉल करता है। मोहसिन खालिद, इफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज अ क्राइम तो इट आल्सो फॉल अंडर दिस कैटेगरी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसका फायदा क्या होगा? व्हाट वुड बी इट्स बेनिफिट? फातिमा बेटा लिया जाता होगा लेकिन मुझे किसी ने नहीं बताया। हो सकता है लिया जाता हो, बट आई वॉज नॉट इंटीमेटेड।
उसके बाद है ऑरेंज नोटिस। एक्चुअली द पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस अक्रॉस द ग्लोब विल बी एट देयर गार्ड्स, चौकन्ना हो जाएंगी कि ऐसा जुर्म हो सकता है। उसके बाद है जनाब ऑरेंज नोटिस। ग्रीन नोटिस के बाद कौन सा नोटिस है? ऑरेंज नोटिस। Orange notice is issued for anything which poses threat to humanity at large। कोई भी ऐसी चीज जो इंसानियत के लिए खतरा हो, उसके लिए ऑरेंज नोटिस इशू किया जाता है। जैसे पिछले दिनों अमेरिका में एक मेडिसिन बनाई गई जो कि फेक थी, काउंटरफीट थी, और किसी ओरिजिनल मेडिसिन का जाली दवाई बनाई गई जो कि हार्ट के पेशेंट्स के लिए यूज होती थी, उसका ओरिजिनल वर्जन। लेकिन वो फेक मेडिसिन यूज करने से उसका इतना नुकसान था कि किसी की डेथ हो सकती थी, और वो वाली दवाई मार्केट में काफी हद तक सर्कुलेट हो गई। तो फिर अमेरिका ने क्या किया कि उस मेडिसिन का एक ऑरेंज नोटिस इशू करवा दिया, पूरी दुनिया के ममालिक से कहा कि वो प्रिवेंटिव मेजर्स लें कि उन मुल्कों में वो मेडिसिन यूज ना हो जाए। बेटा बात समझ आई? बेटा क्लियर है? उसके बाद है जी पर्पल नोटिस। ऑरेंज के बाद है पर्पल नोटिस। पर्पल नोटिस is issued to intimate the members of Interpol about any method or modus operandi। मोडस ऑपरेंडाई का मतलब भी मेथड ही होता है, तरीकाकार होता है। यूज्ड इन अ क्राइम, आपके मुल्क में कोई क्राइम हुआ, कोई बड़ा नॉवल मेथड इस्तेमाल करके बैंक फ्रॉड कर लिया गया, किसी नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए, और पाकिस्तान ये समझता है कि ये टेक्नोलॉजी, ये मेथड दुनिया के किसी और मुल्क में भी इस्तेमाल हो सकता है, तो टू मेक द रेस्ट ऑफ कंट्रीज टेक प्रिवेंटिव मेजर्स, द पाकिस्तान will request Interpol to issue a purple notice containing the method used for a crime in Pakistan। कोई मुझे बता सकता है कि ग्रीन और पर्पल में फर्क क्या है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ग्रीन एंड पर्पल नोटिस? Anyone who can tell what is difference between green and purple notice?
अच्छा, आपने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नाम सुना है? जी बिल्कुल, सबने सही कहा, सबने सही कहा। वेरी गुड। आप लोग जिन जिन्होंने बताया सबने ठीक बताया। आप लोग बहुत ज़हीन हैं, आप मेहनत करेंगे। आप में से जो भी whosoever will work hard, तो आप में से जो भी मेहनत करेगा इंशाल्लाह वो सीएसएस क्वालिफाई करेगा। लेकिन मेहनत शर्त है। आपने यूएनएससी का नाम सुना है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। आपने ये भी सुना होगा कि यूएनएससी सैंक्शंस लगाती है, पाबंदियां लगाती है। ये सैंक्शंस कन्वे कैसे होती हैं? यूएन ने एक ऑर्गेनाइजेशन पे सैंक्शन लगा दी, तो लेट्स सपोज यूएन ने जमात दावा को बैन कर दिया और कहा कि इसके अकाउंट सीज कर लें। अब जमात दावा के लेट्स सपोज अकाउंट पाकिस्तान में भी है, टर्की में भी है, मलेशिया में भी है। तो इन मुल्कों को कैसे कन्वे किया जाएगा कि आप जमात दावा को बैन कर दें, इसके अकाउंट ना खोलें? तो ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और इंटरपोल का एक एग्रीमेंट है जिसके तहत यूएन की सैंक्शंस आर कन्वेड टू द मेंबर कंट्रीज थ्रू अ नोटिस कॉल्ड यूएन सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस, यूएनएससी स्पेशल नोटिस। तो लेट्स सपोज अगर आज जमात दावा को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने बैन किया, यूएनएससी वो बैन की रेजोल्यूशन इंटरपोल को भेजेगी। इंटरपोल वो फौरी तौर पे सर्कुलेट कर देगा दुनिया की एनसीबीज को। दुनिया की एनसीबीज हुकूमतों को फौरी तौर पे इंटीमेट कर देंगी और विद इन 5 मिनट्स जहां जहां उनके अकाउंट्स हैं वो सीज हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिकली सीज हो जाएंगे। दैट इज 8th नोटिस। ये 8वां नोटिस है। स्टूडेंट्स, ये नोटिस क्लियर है आपको? इन नोटिस को जस्ट एक दफा रिव्यू कर लें। ये इंडिविजुअल्स के लिए भी हो सकता है।
एट्थ नोटिस इज यूएनएससी स्पेशल नोटिस। आठवें नोटिस का नाम है यूएनएससी स्पेशल नोटिस। अच्छा, ये तो हो गए 8 नोटिस। ये 8 नोटिस हैं। अब जो रेड नोटिस है वो होता है किसी शख्स को अरेस्ट करने के लिए। अब लेट्स सपोज पाकिस्तान को एक बंदा रिक्वायर्ड है और आप उसे, पाकिस्तान उसकी रिक्वेस्ट करता है, उसका रेड नोटिस इशू हो जाता है। रेड नोटिस एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। रेड नोटिस इज पब्लिक डॉक्यूमेंट जो हर किसी को पता लग सकता है। जिसका रेड नोटिस इशू हुआ है उसको भी पता लग जाता है। तो अगर पाकिस्तान चाहता है कि जिस बंदे का रेड नोटिस हम इशू करवा रहे हैं उस बंदे को खबर ना हो, उस एक्यूज को इंटीमेशन ना हो, तो उसका एक डिफरेंट तरीका है, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन डिफ्यूजन इज अ मेथड where the communication remains restricted to NCB without being made public. Is it clear, students? स्टूडेंट्स डिफ्यूजन क्लियर है? फर्क सिर्फ ये, डिफ्यूजन इज अ फॉर्म ऑफ रेड नोटिस वेयर द information is not made public. Information remain restricted to NCBs. अब हम थोड़ी सी, बेटा आपको इंटरपोल की फंक्शनिंग क्लियर होगी, हाउ डज इट वर्क्स? इंटरपोल का असल नाम है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका नाम है। जबकि इंटरपोल इसका टेलीग्राफिक एड्रेस है। इंटरपोल टेलीग्राफिक एड्रेस है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है।
उबैद बेटा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ये ऑर्गेनाइजेशन इंटरपोल जिसको हम कहते हैं, इसके लिए पहली एफर्ट हुई 1914 में, जब मोनाको में एक पुलिस कांग्रेस या पुलिस कन्वेंशन बुलाया गया। पहली एफर्ट हुई 1914 में मोनाको में, जब एक इंटरनेशनल पुलिस कांग्रेस या कन्वेंशन बुलाया गया ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जा सके, बट दैट एफर्ट वाज नॉट सक्सेसफुल। आप ये कह सकते हैं कि इंटरपोल जैसी, उस वक्त इंटरपोल नाम नहीं था, एक आइडिया कंसीव किया गया कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए, बट दिस आइडिया वाज नॉट मटेरियलाइज्ड। द सेकेंड अटेम्प्ट वाज मेड in 1923 and that attempt was successful. The organization was created जिसका नाम था इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन। 1923 the idea of creating an international police organization was materialized and the name was kept as International Criminal Police Commission. International Criminal Police Commission नाम रखा गया इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन। हेडक्वार्टर्ड इन ऑस्ट्रिया, वियना। वियना में इसका हेडक्वार्टर था। द ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड वर्किंग, स्टार्टेड फंक्शनिंग। ऑर्गेनाइजेशन ने काम शुरू कर दिया, लेकिन 1938 में ऑस्ट्रिया के साथ क्या हुआ था? व्हाट डिड हैपन विद ऑस्ट्रिया 1938? कोई बता सकता है? Austria was annexed by Nazi Germany. 1938 में ऑस्ट्रिया को जर्मनी ने कब्जा कर लिया। इस वाक्य को क्या कहते हैं? What is, there is a specific name for this incident. जी अक्सा ने बिल्कुल सही कहा, एंस्चुलस। It is called एंस्चुलस। अक्सा एन के साथ एस लगा लो बेटा। उबैद बेटा, it's not 48, it's 38, not 48, it is 38. तो फिर इंटरपोल एक तरह का नॉन फंक्शनल हो गया, नॉन फंक्शनल हो गया, एंड इट वाज रिवाइव्ड अगेन इन 1956। 1956 में इसको रिवाइव किया गया, बट दिस टाइम इसका नाम इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन से चेंज करके इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन रख दिया गया। इट वॉज रीनेम्ड एज इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन और इसका हेडक्वार्टर फ्रांस के शहर लियोन में रख दिया गया। इट्स हेडक्वार्टर वाज शिफ्टेड फ्रॉम लियोन, फ्रॉम ऑस्ट्रिया टू फ्रांस। तो इस वक्त इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहां है?
सबा कमल साहब कहती हैं, साहिबा कहती हैं लंदन में, जी अगर हमारे वजीर आजम साहब जर्मनी को उठा के जापान के साथ अटैच कर सकते हैं, तो फिर लंदन को भी उठा के फ्रांस में ले जाने में कोई मजायका नहीं है। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर जनाब लियोन में है। 194 मेंबर्स हैं इसके। यूएन के मेंबर्स कितने हैं बेटा? 56। नीलम हफीज 56। यूएन के कितने मेंबर्स हैं? तो यूएन के तमाम मेंबर्स इंटरपोल के भी मेंबर्स हैं। एक मुल्क ऐसा है जो यूएन का मेंबर नहीं है लेकिन इंटरपोल का मेंबर है, और वो है पैलेस्टाइन। पैलेस्टाइन का यूएन में ऑब्जर्वर स्टेटस है। पैलेस्टाइन यूएन का परमानेंट मेंबर नहीं है लेकिन इंटरपोल का परमानेंट मेंबर है। यूएन की ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी है? कौन कौन सी? इंग्लिश, अरेबिक, फ्रेंच, स्पेनिश, रशियन और चाइनीज। यूएन की लैंग्वेजेस में से रशियन और चाइनीज निकाल दें तो ये इंटरपोल की लैंग्वेजेस बन जाती हैं। यूएन की 6 हैं, इंटरपोल की 4 हैं। यूएन की लैंग्वेजेस में से रशियन और चाइनीज निकाल दें तो ये इंटरपोल की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। एक अगला सवाल, इंटरपोल का मालिक कौन है? हु इज ओनर ऑफ इंटरपोल? ओनर। हसीब अवैस। हसीब अवैस, वेरी गुड बेटा। ये 194 कंट्रीज ने बनाई है ऑर्गेनाइजेशन। यूएन का तो इससे एक एग्रीमेंट है उसका यूएन से। अदरवाइज जैसे यूएन एक ऑर्गेनाइजेशन है वैसे ही इंटरपोल एक ऑर्गेनाइजेशन है। मेरी बात समझ आई या नहीं आई? मुझे बताएं, आप 5 लोग मिलके कोई बिजनेस करते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन अपनी बनाते हैं, कोई कंपनी बनाते हैं, तो उसका ऑनर कौन होगा? बेटा ये 194 कंट्रीज हैं हु हैव मेड दिस ऑर्गेनाइजेशन।
बेटा फंड्स तो सारे पाकिस्तान देता है, ऑल फंड्स आर कंट्रीब्यूटेड बाय पाकिस्तान। जब से नई हुकूमत आई है पाकिस्तान में फंड्स की बहुतात है, पैसे की रेल पेल है। और भाई जो मालिक है वही फंड्स देते हैं। तो जनाब देखें, ये है इंटरपोल का सेक्रेटेरिएट जो कि लियोन फ्रांस में है। दिस इज सेक्रेटेरिएट ऑफ इंटरपोल। ये एक सेक्रेटेरिएट है इंटरपोल का। ये सेक्रेटेरिएट है जिसका सरबराह कहलाता है सेक्रेटरी जनरल। सरबराह कहलाता है सेक्रेटरी जनरल। ये लिखने में मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, मैं इधर लिख देता हूं SG। इट्स हेड इज कॉल्ड SG। इट्स हेड इज कॉल्ड SG। लेकिन इसका मालिक कौन है इस इंटरपोल का? ये किसके अंडर काम कर रहा है? तो कंट्रीज ने क्या किया हुआ है कि हर साल इसका सेशन होता है। ये इसके ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव्स, इसका बजट अप्रूव कर देते हैं, इसको गाइडलाइंस दे देते हैं, इसकी परफॉर्मेंस देख लेते हैं। ये 194 मुल्क इंटरपोल के हेडक्वार्टर, ये इंटरपोल का हेडक्वार्टर नीचे, ऊपर ये 194 कंट्रीज हैं। इन 194 कंट्रीज के जाहिर अब पूरा पाकिस्तान अगर इंटरपोल का मेंबर है, जिसका ये तो मतलब नहीं है कि 22 करोड़ अवाम मेंबर है। पाकिस्तान इंटरपोल का जो सेशन होता है, जो उसका इजलास होता है, उसमें अपना नुमाइंदा भेजता है। तो ये 194 कंट्रीज का जो सेशन होता है दैट इज कॉल्ड जनरल असेंबली। जनरल असेंबली जिसमें है जनाब 194 मेंबर्स। जनरल असेंबली के कितने मेंबर्स हैं? 194 मेंबर्स हैं। अब ये 194 मेंबर्स हर वक्त तो नहीं देख रहे कि इंटरपोल कैसे काम कर रही है। तो फिर इस जनरल असेंबली ने एक और कमेटी बना दी है जिसका नाम एग्जीक्यूटिव कमेटी है। जनरल असेंबली एक 13 मेंबर्स की एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाती है, इलेक्ट करती है, जिसके 13 मेंबर्स हैं। इसके हेड को, एग्जीक्यूटिव कमेटी के हेड को प्रेसिडेंट कहते हैं। मैं P लिख रहा हूं, हेड इज कॉल्ड प्रेसिडेंट। और ये एग्जीक्यूटिव कमेटी जनरल असेंबली के दिए हुए मैंडेट के मुताबिक सेक्रेटेरिएट की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करती है। ये देखती है कि क्या सेक्रेटेरिएट जनरल असेंबली की दी गई गाइडलाइंस, हिदायत के मुताबिक सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। आप में से अगर किसी ने कारपोरेट लॉ, बिजनेस वगैरह पढ़ा हुआ है तो आपने देखा होगा कि शेयर होल्डर्स होते हैं। आप जनरल असेंबली को शेयर होल्डर समझ सकते हैं, आप एग्जीक्यूटिव कमेटी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर समझ सकते हैं, और सेक्रेटेरिएट को CEO समझ सकते हैं। अगर आपने बिजनेस लॉ वगैरह पढ़ा हुआ है, अगर नहीं पढ़ा हुआ तो आप ये समझ लें कि असल जो मालिक है, ओनर है, वो जनरल असेंबली है। ये उसके नीचे एक ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, और जनरल असेंबली ने सेक्रेटेरिएट यानी जो असल ऑर्गेनाइजेशन है उसकी मॉनिटरिंग के लिए एक बॉडी बनाई है जिसका नाम है EC, एग्जीक्यूटिव कमेटी। अब ये जनरल असेंबली के 194 मेंबर्स के हर मुल्क का एक NCB है। देयर इज NCB which is connected with secretariat। ये तमाम NCBs
सेक्रेटेरिएट के साथ कनेक्टेड है। एंड देयर इज एन अदर ऑर्गेनाइजेशन, ये एनसीबी है 190, ये जीए जनरल असेंबली के 194 मेंबर हर मुल्क का एनसीबी है विच इज कनेक्टेड विद सेक्रेटेरिएट। और इसके अलावा एक और ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज कॉल्ड सीसीएफ, कमीशन फॉर कंट्रोल ऑफ फाइल्स। देयर इज अनदर ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड सीसीएफ, कमीशन फॉर कंट्रोल ऑफ फाइल्स। ये भी जनरल असेंबली अपॉइंट करती है। ये 9 मेंबर्स की एक बॉडी है, कमीशन है, इसके 9 मेंबर हैं। और ये क्या करता है ये आपको मैं बाद में बताऊंगा। ये है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंटरपोल। इंटरपोल का ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, इसको देख लें, समझ लें। थोड़ी देर में मैं स्क्रीन शेयर खत्म कर दूंगा। आपको अगर सवाल आता है तो आपने ये स्ट्रक्चर जरूर ड्रॉ करना है, लेकिन इतना गंदा नहीं बनाना जितना मैंने बनाया है। आपने इसको नीट एंड क्लीन ड्रॉ करना है। और आप इसे देख लें, फिर मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आपको समझ आई है या नहीं आई। बेटा यहां तक क्लियर है? मैं स्क्रीन शेयर दोबारा कर देता हूं। बेटा सेक्रेटेरिएट, सेक्रेटेरिएट या हेडक्वार्टर समझ लें उसको, सेक्रेटेरिएट या हेडक्वार्टर। बेटा यहां तक क्लियर है? कमीशन फॉर कंट्रोल ऑफ फाइल्स। हमने इंटरपोल की वर्किंग, फंक्शनिंग, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, हिस्ट्री सब पढ़ लिया। अब अगला सवाल ये है कि क्या इंटरपोल की परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी है? क्या इंटरपोल सही तरह से अपने फराइज़ मनसबी सरअंजाम दे रहा है? जिस मकसद के लिए इंटरपोल बनाया गया था, क्या उन मकासद को इंटरपोल एफिशिएंटली डिस्चार्ज कर रहा है?
तो इंटरपोल की परफॉर्मेंस पे कुछ हलकों को इतराजात हैं, और वो इतराजात क्या है वो हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। पहला इतराज इंटरपोल पे ये है बेटा कि इंटरपोल का चार्टर यानी इंटरपोल का आईन ये कहता है कि इंटरपोल किसी ऐसे शख्स का रेड नोटिस इशू नहीं करेगा जिसको पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया जा रहा है। द पर्सन हु इज बीइंग पॉलिटिकली विक्टिमाइज्ड। मेरी बात समझ आई? ये इंटरपोल का लॉ कहता है। स्टूडेंट्स ये बात क्लियर है? आपने पिछले दिनों सुना होगा जब पाकिस्तान ने मियां नवाज शरीफ साहब का, इसहाक डार साहब का, इससे पहले 1997 में बेनजीर भुट्टो शहीद का, जब पाकिस्तान ने कहा कि इंटरपोल को कहा कि रेड नोटिस इशू करें, तो रेड नोटिस इशू करने से इंटरपोल ने रिफ्यूज कर दिया, इनकार कर दिया। क्यों? कि इंटरपोल का लॉ ये कहता है कि पॉलिटिकल केसेस में इंटरपोल इंटरवीन नहीं करेगा। बट आप में से कोई बट तो नहीं है? बट देयर आर मैनी इंस्टेंसेस where Interpol has violated its own law। इंटरपोल ने अपने ही बनाए हुए कानून की खिलाफ वर्जी की, और ऐसे लोग जिनको पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया जा रहा था, ऐसी हुकूमतों की तरफ से जो के अथॉरिटेरियन रिजीम्स, नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम समझे जाते हैं, ऐसे लोगों के रेड नोटिस इशू हो गए। कैसे? एक साहब है जिनका नाम है शहराम हमायूं। क्या नाम है? व्हाट इज द नेम? शहराम हमायूं ईरान के शहरी हैं, इरानियन नेशनल हैं, ईरानी हुकूमत के क्रिटिक समझे जाते हैं, नाकिद समझे जाते हैं। ईरान छोड़ के अमेरिका पधार गए, अमेरिका शिफ्ट हो गए और वहां एक सैटेलाइट टीवी चैनल बना लिया। अपने उस सैटेलाइट टीवी चैनल के थ्रू वो ईरान की हुकूमत की पॉलिसियों पे क्रिटिसाइज करते थे, ईरान की गवर्नमेंट, ईरान की स्टेट को क्रिटिसाइज करते थे, जिसकी बेस पे ईरान की गवर्नमेंट ने उनके खिलाफ केस रजिस्टर किया और इंटरपोल को रिक्वेस्ट की कि शहराम हमायूं का रेड नोटिस इशू कर दो। ईरान की हुकूमत की दरखास्त पे इंटरपोल ने शहराम हमायूं का रेड नोटिस इशू कर दिया। शहराम हमायूं कोई मुजरिम नहीं था, कोई ऑफेंडर नहीं था, सिर्फ वो क्रिटिक था एक गवर्नमेंट की पॉलिसीज का। जुर्म उसका ये था। तो क्या उसका रेड नोटिस इशू होना चाहिए था या नहीं? क्या उसका रेड? लेकिन किसी तरह से उसका रेड नोटिस इशू हो गया। अच्छा, अब ईरान के और अमेरिका के ताल्लुकात कैसे हैं? ईरान के और अमेरिका के रिलेशनशिप्स कैसे हैं? तो ईरान ने जब अमेरिका से कहा कि शहराम हमायूं को वापस कर दो, तो ईरान ने शहराम हमायूं को वापस करने से रिफ्यूज कर दिया। फिर क्या हुआ? शहराम हमायूं साहब एक दिन
किसी काम के सिलसिले में जर्मनी पहुंच गए। जब जर्मनी के पुलिस स्टेशन एयरपोर्ट पे उतरे तो वहां की एनसीबी के रिकॉर्ड के मुताबिक उनका रेड नोटिस इशू हुआ था। जर्मनी ने उन्हें धर लिया, जर्मनी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। फिर उसके बारे में जब डिटेल्स पता की तो अमेरिकन एम्बेसी ने जर्मन एम्बेसी को बताया, जर्मन गवर्नमेंट को बताया कि जी ये बंदा अब अमेरिकन नेशनल है और आप इसको रिहा कर दें। 2 दिन के बाद जर्मनी ने शहराम हमायूं को रिहा कर दिया। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं है जितनी समझ बज़ाहिर लग रही है। एक तो ये कि 2 दिन वो हिरासत में रहा, अरेस्ट रहा, और 2 दिन के बाद अमेरिका ने बताया और शहराम हमायूं को छोड़ दिया गया। लेकिन अगर शहराम हमायूं जर्मनी की बजाय किसी ऐसे मुल्क में चला जाता जिसके ईरान से अच्छे ताल्लुकात होते, रशिया चला जाता, चाइना चला जाता, फिर क्या होता? एक और एग्जांपल देता हूं। जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का नाम सुना है? जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट। Who was the founding member of, who was the founding father of JKLF, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का फाउंडिंग फादर कौन था? खालिद उमर। वेरी गुड, खालिद उमर, वेरी गुड बेटा। आई एम रियली हैप्पी, मुझे बहुत खुशी हुई। वेरी गुड। JKLF का फाउंडिंग फादर, the organization was established by अमानुल्लाह साहब। अमानुल्लाह साहब इसके फाउंडर थे। It was founded by अमानुल्लाह साहब। हुआ यूं कि ये 1970s की बात है। SM जफर साहब की किताब है मेरे मशहूर मुकदमे, SM जफर की किताब मेरे मशहूर मुकदमे। उसमें वो लिखते हैं कि 1970s में अमानुल्लाह साहब पे एक इंडिया में FIR हो गई। इंडिया में FIR हो गई अमानुल्लाह में साहब पे। हुआ क्या कि श्रीनगर में बम धमाका हुआ। ये 70s या 80s की बात है, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं आ रही। तो इस पे पूरा एक चैप्टर है SM जफर की किताब में। बड़ी अच्छी किताब है, अगर आपको कभी टाइम मिले तो जरूर पढ़िएगा। वो कहते हैं कि जी श्रीनगर में एक बम धमाका हुआ और उस बम धमाके में जो मेन अक्यूज था उसने अपनी स्टेटमेंट में कहा कि मुझे इस धमाके के लिए जो मॉरल और लॉजिस्टिक सपोर्ट है वो अमानुल्लाह ने दी है। तो अमानुल्लाह पे FIR हो गई। उसके बाद इंडिया ने अमानुल्लाह का रेड नोटिस इशू करवा दिया। अमानुल्लाह साहब किसी काम के सिलसिले में स्विट्जरलैंड गए तो स्विस गवर्नमेंट ने उनको गिरफ्तार कर लिया। He was arrested by the Swiss government। जी नीलम बेटा, थैंक यू, यही नाम है। अब इंडिया ने कहा कि उसे वापस करें। जब पाकिस्तान को पता चला तो पाकिस्तान ने स्विस गवर्नमेंट के साथ राब्ता किया और उन्हें कहा कि अमानुल्लाह एज पाकिस्तानी नेशनल, वो पाकिस्तान का बेशक
नेशनल नहीं है, बट ऐसे रीजन में रह रहा है जिसकी एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान के पास है। और दूसरी बात यह है कि ही इज अ फ्रीडम फाइटर, और उसको पॉलिटिकल केस में इंप्लीकेट किया जा रहा है। तो फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एस.एम. जफर साहब को अपॉइंट किया एज अ लॉयर टू फाइट हिज केस इन द कोर्ट ऑफ स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के कोर्ट में एस.एम. जफर ने उसका केस कॉन्टेस्ट किया, और फिर वो केस पाकिस्तान जीत गया, और अमानुल्लाह साहब को स्विस गवर्नमेंट ने इंडिया की बजाय पाकिस्तान वापस भिजवा दिया। कुछ कहानी समझ आई या नहीं आई? इन दो कहानियों से ये साबित होता है कि इंटरपोल अपने चार्टर के बरअक्स, इन वायलेशन ऑफ इट्स चार्टर, इंटरपोल ऐसे केसेस को टेकअप करता है जो कि पॉलिटिकल नेचर के होते हैं। तूबा बेटा, जो शहराम हमायूं वाली कहानी है वो मेरे नोट्स में है। जो अमानुल्लाह साहब की कहानी है वो एस.एम. जफर साहब की किताब है, मेरे मशहूर मुकदमे। संगे मील पब्लिकेशंस की पब्लिकेशन है। ऑनलाइन ऑर्डर करें, 1200-1300 रुपए की किताब है, आपको मिल जाएगी। बड़ी मजे की किताब है, आपको पढ़ के पाकिस्तान की तारीख के बहुत सारे पहलुओं से आपको आगाही होगी। तो बेटा, पहला जो रिजर्वेशन है इंटरपोल की परफॉर्मेंस पे, पहली रिजर्वेशन जो है वो ये है कि इंटरपोल जो है ये आप इसमें लिखें इशुएंस ऑफ रेड नोटिसेस अगेंस्ट political dissidents of authoritarian regimes. The first objection is issuance of red notices against dissidents of authoritarian regimes. जी बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। मेरे मशहूर मुकदमे बहुत अच्छी किताब है। बेटा ये बात क्लियर है जो मैंने आपको बताई? बच्चों ये बात क्लियर है? वुड एनीवन? पहला पॉइंट मैंने क्या बताया है? आप में से कोई लिख देगा प्लीज? थैंक यू वेरी मच। कासिम अली उबैद बेटा, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, आप स्टूडेंट्स अगर किसी के खिलाफ रेड नोटिस गलत इशू हो जाए तो आपको आइडिया भी हो गया होगा इन दो कहानियों से कि उसकी रिपरकशंस क्या है। तो मैंने आपको एक इदारा बताया था, जब ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बताया था, जिसका नाम था CCF। तो जिस शख्स के खिलाफ रेड नोटिस इशू हुआ है वो रेड नोटिस इशुएंस के खिलाफ अपील कर सकता है CCF को। किसको अपील कर सकता है? तो जैसे अमानुल्लाह के खिलाफ
अमानुल्लाह को जो रेड नोटिस इशू हुआ, फिर अमानुल्लाह ने अपील की सीसीएफ को कि मेरा रेड नोटिस खत्म किया जाए। तो फिर एक तरफ से अमानुल्लाह था जिसको एसएम जफर ने रिप्रेजेंट किया, और दूसरी तरफ से इंडियन गवर्नमेंट थी। सीसीएफ ने दोनों पार्टीज को सुन के फैसला कर दिया। लेकिन ये अपील का प्रोसेस इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड और कम्बरसम है। आप देखिए ना, एक तरफ एक शख्स होता है और दूसरी तरफ पूरा मुल्क होता है, तो ये अपील करना कोई आसान काम नहीं है। तो द सेकेंड प्रॉब्लम इज cumbersome and complicated process of appeal, cumbersome and complicated process of appeal against issuance of red notice. कोई चार्जिंग पड़ेगा। चार्जिंग पड़ेगा। स्टूडेंट्स क्लियर है तक? अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट्स, अगर किसी के खिलाफ रेड नोटिस इशू होता है तो वो उसके खिलाफ अपील कर सकता है। रेड नोटिस के खिलाफ अपील कर सकता है क्योंकि रेड नोटिस पब्लिक डॉक्यूमेंट है। बट अगर किसी के खिलाफ डिफ्यूजन इशू हो जाए तो उसको तो पता ही नहीं चलेगा, वो बेचारा बिला वजह मारा जाएगा। तो इंटरपोल के प्रोसेसेस में एक और इशू ये है कि अब बहुत ज्यादा डिफ्यूजन इशू होने लगी है। जितने 8 नोटिसेस मिला के जितने एक साल में नोटिसेस इशू होते हैं, उससे ज्यादा इंटरपोल डिफ्यूजन यूज कर रहा है। तो आप लिखेंगे एक्सेसिव यूज ऑफ डिफ्यूजन, एक्सेसिव यूज ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का बेदरग इस्तेमाल। आप लोगों ने कभी किक बैक्स का नाम सुना है? किक बैक्स, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप सीएसएस कर जाते हैं और आप
किसी ऑर्गेनाइजेशन के लग जाते हैं जनाब डीजी, यू आर डीजी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंप्यूटर परचेज करने हैं, तो आप के पास एक बंदा आता है, वो आपको कहता है कि जी आप ऐसा करें, कंप्यूटर की मार्केट में प्राइस है 25,000, आप हमसे ले ले और आप इनवॉइस कर दें, कीमत लिख दें 30,000 रुपए, तो हम आपको पर कंप्यूटर 5,000 रुपीज कमीशन देंगे, दैट इज किकबैक। जब आप कोई कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करते हुए ऑर्गेनाइजेशन का, जिसका ऑर्गेनाइजेशन को आप कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर रहे हैं, उसको फेवर देते हैं और उस फेवर के रिवार्ड के तौर पे आप कमीशन लेते हैं, दैट इज कॉल्ड किकबैक। ये पॉइंट क्लियर हुआ? यू विल सरप्राइज टू नो कि इंटरपोल भी ऐसे कामों में इन्वॉल्व है। इंटरपोल का एक एग्रीमेंट हुआ फीफा के साथ। फीफा का नाम सुना है आप लोगों ने? फीफा, आपको पता है फीफा जो है फेडरेशन ऑफ, फीफा से क्या बनता है? फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा स्टैंड्स फॉर फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा ने एक एग्रीमेंट किया, इंटरपोल के साथ, जिसमें इंटरपोल ने कहा कि जो स्पोर्ट्स में करप्शन आ गई है, मैच फिक्सिंग जो होती है, आपको पता है खिलाड़ी पैसे लेके परफॉर्म नहीं करते, तो अब हर स्पोर्ट में ही मैच फिक्सिंग के इल्जामात लगते हैं। तो इंटरपोल ने फीफा के साथ एक एग्रीमेंट किया कि हम आपको कंसल्टेंसी देंगे, कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे फीफा को, कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में से करप्शन कैसे खत्म कर सकते हैं, वो फुटबॉल को मैच फिक्सिंग जैसी जो इवल्स हैं उससे दूर कैसे रख सकते हैं। बेटा ये बात समझ आई? जब ये एग्रीमेंट हो गया तो बाद में जनाब पता चला, कुछ मीडिया आउटलेट्स ने ये रिपोर्ट्स पब्लिश कर दी कि इस कॉन्ट्रैक्ट में इंटरपोल के अफसरों ने कमीशन लिया था। इंटरपोल और फीफा, बल्कि दोनों के जो लोग थे, दोनों के जो मैनेजमेंट थी, उन्होंने कमीशन लिया था। इन एलिगेशंस पे ये कॉन्ट्रैक्ट रिवोक हो गया, खत्म हो गया। बेटा क्लियर है ये बात? तो आप लिखेंगे, यू विल राइट। स्टूडेंट्स अजान हो रही है, जस्ट 1 मिनट के लिए वेट कीजिएगा। क्वेश्चनेबल फाइनेंशियल प्रोप्राइटी ऑफ agreements with other organizations।
या क्वेश्चनेबल फाइनेंशियल डीलिंग्स ऑफ इंटरपोल, क्वेश्चनेबल फाइनेंशियल डीलिंग्स ऑफ इंटरपोल। और इसमें आप वो फीफा वाली एग्जांपल दे सकते हैं। स्टूडेंट्स क्लियर है यहां तक? अब आप में से जो लोग सवाल पूछ रहे थे, ठीक है जी, आप लोग आज के लिए काफी है। आप में से जो लोग सवालात पूछ रहे थे, नो हाउस इज ओपन फॉर क्वेश्चंस। बेटा 2011 में तूबा बतूल, बेटा हम भी इसी स्टेज से गुजर के आए हैं। होता यह है कि जब क्लास एंड होती है तो आपको क्लास छोड़ने की जल्दी होती है, सवाल नहीं भूल जाते, आपकी इंटरेस्ट कम हो जाती है। शारिक इकबाल का सवाल है कि फेडरल कोर्ट, देखें एक बात याद रखिएगा, अगर किसी शख्स को एक्स्ट्राडाइट करना है तो यह फैसला हुकूमत का है, गवर्नमेंट का है। अब अगर किसी मुल्क में हुकूमत के किसी भी फैसले को अदालत में चैलेंज किया जा सकता है तो अदालत हुकूमत के किसी भी फैसले को रिव्यू कर सकती है, जैसे पाकिस्तान में है, जैसे इंडिया में है, जैसे ज्यादातर डेमोक्रेटिक कंट्रीज में है। तो अगर किसी मुल्क में अदालत को इख्तियार है कि वो हुकूमत के फैसले को रिव्यू कर सके तो वो कर सकती है। अब अगर जैसे सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबिया की अदालतों को ये इख्तियार नहीं है कि हुकूमत के फैसले को रिव्यू करें, तो इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स विद इन अ कंट्री। जी हो सकते हैं, मोर देन वन नोटिस हो सकते हैं। रजब खान न्याजी और बाकी तमाम स्टूडेंट्स को बता दूं कि आपको नोट्स रिवाइज्ड और कंप्रीहेंसिव मिल जाएंगे। एरर कोशिश करूंगा कि एरर्स भी निकाल दूं। मोसिब खालिद बेटा, रेड नोटिस आप सिर्फ अपने मुल्क के बाशिंदे का निकलवा कर सकते हैं, अपने सिटीजन का रेड नोटिस इशू करवा सकते हैं। बाकी जो नोटिस हैं वो आप देखें, डेड बॉडी तो फॉरेन पर्सन की होती है, बाकी नोटिस में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रेड नोटिस कैन बी इशूड ओनली अगेंस्ट योर ओन सिटीजन। जल्दी मिल जाएंगे। शहला मंजूर, इंटरपोल कुछ कंसल्टेंसी सर्विसेज देता है, रिपोर्ट्स पब्लिश करता है, आपको मेरे नोट्स में उसकी कुछ डिटेल्स मिल जाएंगी। और उसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से अगर ये जो नोटिसेज हैं इन्हीं के थ्रू, अब मिसाल के तौर पे एक बंदा मनी लॉन्ड्रिंग में रिक्वायर्ड है और वो पाकिस्तान से भाग जाता है तो पाकिस्तान उसका रेड नोटिस इशू करवा देगा।
अगर किसी ने कोई नॉवल तरीका इस्तेमाल करके मनी लॉन्ड्रिंग की है तो उसका पर्पल नोटिस इशू हो जाएगा। अगर किसी शख्स ने इधर पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग की और किसी दूसरे मुल्क में चला जाता है तो उसका ग्रीन नोटिस इशू हो जाएगा। बेटा उसका एक्शन ये हो सकता है कि उस मुल्क की मेंबरशिप तक कैंसिल हो सकती है। अगर कोई मुल्क, देखे ना, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके रूल्स हैं, उसके लॉज हैं, तो फिर इंटरपोल मिल के उस मुल्क की मेंबरशिप कैंसिल कर सकते हैं। जी इसके अपने लॉज है, अपना चार्टर है। शारिक इकबाल, एक्स्ट्रा डाइट का मतलब होता है किसी, उर्दू में से कहते हैं मुलजरिम को वापस लाना, मुलजिम को अपने मुल्क वापस लाना इज कॉल्ड एक्स्ट्रा डाइट। इंटरपोल बता देता है कि ये बंदा वहां मौजूद है, उसको वापस लाना। इंटरपोल आइडेंटिफाइज एंड द रिपेट्रिएशन ऑफ द पर्सन whom red notice has been issued against rests with the governments of respective countries. Is it clear, students? हसन नकवी, मुझे उसामा बिन लादेन का आइडिया नहीं है। मोसिब खालिद, if foreigner commits a crime in Pakistan, but then it will be the matter between the respective governments. ये हुकूमतों के दरमियान मैटर होगा, which will be settled between the respective governments. तौकीर अब्बासी, बेटा मुझे मुल्कों के नाम याद नहीं है, या आपको कहीं से इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, या मुझे अगर याद रह गया तो आपको नेक्स्ट क्लास में वो नोटिफिकेशन आपको कोशिश करूंगा, अगर मुझे मिल गया तो आई विल शेयर विद यू। क्वेश्चन नोमान जावेद, क्वेश्चन का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, इंट्रोडक्शन होता है, मेन बॉडी होती है और कंक्लूजन। ये सीएसएस के हर क्वेश्चन को आपने ऐसे करना है, इसी फॉर्मेट पे आपने सीएसएस के हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। इट शुड हैव अ प्रॉपर इंट्रोडक्शन, इट शुड हैव अ प्रॉपर मेन बॉडी एंड properly concluded. Every question should be properly concluded. जी अफजाल नियाजी, बिल्कुल सही कहा आपने। देयर इज अ ग्रेटर लाइकलीहुड कि ऐसे लोगों के रेड नोटिसेस को पैसे शैसे चला के इशू हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स,